13 दिसंबर 2001, एक तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो दिन था जब आतंकवाद ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल पर, यानी हमारी संसद पर हमला किया था। तो आज हम इसी हमले की पूरी कहानी, उसके बाद मची उथल-पुथल और उन झटकों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारत की सुरक्षा, राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये शब्द उस दिन संसद में मौजूद एक सांसद के हैं और ये उस पल की अफरा तफरी और दहशत को बिल्कुल साफ जाहिर करते हैं। जरा सोचिए, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि दुश्मन कौन है और रक्षक कौन। ये वो पल था जब लोकतंत्र के मंदिर पर ही हमला हो गया था। आज की हमारी ये पड़ताल इन्हीं 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम हमले के हर पहलू को एक-एक करके देखेंगे। उस दिन असल में हुआ क्या था, उससे लेकर आज तक उसका हम पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। देखिए, ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद था भारत के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को एक साथ खत्म कर देना। उनकी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे खतरनाक कदम था धोखा। उन्होंने एक सफेद अम्बासडर कार इस्तेमाल की, जिस पर गृह मंत्रालय और संसद के नकली स्टिकर लगे थे। मतलब देखने में वो बिल्कुल एक सरकारी गाड़ी लग रही थी। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद घातक चाल थी, ताकि वो बिना किसी रोक टोक के अंदर घुस सके। कमाल की बात यह है कि सब कुछ सिर्फ 30 मिनट के अंदर हुआ, और इसमें एक मोड़ तब आया जब आतंकवादियों की कार गलती से उस वक्त के उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी से टकरा गई। बस इसी टक्कर ने उनका सारा प्लान बिगाड़ दिया और अलार्म बज गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा बल हरकत में आए, और हाँ, एक सुरक्षाकर्मी मतबर सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर अंदर के गेट को हाथ से बंद कर दिया। उनके इस एक काम ने आतंकवादियों को मुख्य हॉल में घुसने से रोक दिया और एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। ये हमला अगर नाकाम हुआ तो सिर्फ इन बहादुर लोगों की वजह से। सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी वो पहली शख्स थी जिन्होंने खतरे को पहचाना। वो निहत्ती थी, फिर भी उन्होंने अलार्म बजाया और आखिरी सांस तक आतंकवादियों की लोकेशन बताती रहीं, जब तक कि उन्हें गोली नहीं मार दी गई। जगदीश प्रसाद यादव और मथबर सिंह जैसे वॉच एंड वार्ड के स्टाफ ने भी गजब का साहस दिखाया। और हमें देशराज उस मालिक को भी नहीं भूलना चाहिए जो उस दिन अपनी जान गंवाने वाले बेकसूर लोगों में से एक थे। और आखिर में इस हमले की जो मानवीय कीमत थी वो ये है, 9 बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उनकी शहादत ने देश को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। हमले के बाद पूरा देश सदमे में था, लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही थी, न्याय की। तो चलिए अब उस पेचीदा जांच और सालों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जो इसके बाद शुरू हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कमाल का काम किया। सिर्फ 48 घंटों के अंदर उन्होंने मामले की गुत्थी सुलझा ली। गाड़ी से मिले सुराग और सेलफोन रिकॉर्ड्स ने उन्हें एक ऐसे लोकल नेटवर्क तक पहुंचा दिया जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा था। मतलब साफ था, ये हमला सिर्फ बाहरी ताकतों का काम नहीं था, उन्हें यहां से भी मदद मिली थी। इस केस ने एक नए और बेहद विवादास्पद कानून को भी चर्चा मिला दिया, पोटाक यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इस कानून ने पुलिस को बहुत ज्यादा ताकत दी, जैसे पुलिस के सामने दिए गए बयान को भी सबूत माना जा सकता था। ये कानून खुद एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया था। अब ये जो कानूनी सफर था वो काफी पेचीदा था और चारों मुख्य आरोपियों के लिए अंजाम बहुत अलग-अलग रहा। स्पेशल कोर्ट ने 3 लोगों को मौत की सजा दी, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया तो SAR गिलानी और अफसान गुरु को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अफजल गुरु की मौत की सजा को ही बरकरार रखा। अफजल गुरु का मामला सबसे ज्यादा विवादों में रहा। इसकी एक बड़ी वजह थी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए समाज के सामूहिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए मौत की सजा जरूरी है। वहीं मानवाधिकार संगठनों और कई आलोचकों का कहना था कि अफजल गुरु को सही कानूनी मदद नहीं मिली और उसका इकबालिया बयान दबाव में लिया गया था। तो हमले के 11 साल से भी ज्यादा समय के बाद इस लंबी कानूनी कहानी का अंत हुआ। अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस पूरे ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि उनके परिवार को भी इसकी खबर फांसी होने के बाद दी गई। ये हमला सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। इसके असर से 2 परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देश
भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। एक ऐसा तनाव जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। भारत की जो प्रतिक्रिया थी उसे एक नाम दिया गया कोअर्सिव डिप्लोमेसी या दबावकारी कूटनीति। सीधे शब्दों में इसका मतलब था कि भारत सीधे सीधे जंग नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी सैन्य ताकत का डर दिखाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। और ये सिर्फ धमकियां नहीं थीं। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। करीब 8 लाख भारतीय सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए गए। ये 1971 की जंग के बाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी थी। पूरे 10 महीने तक, सोचिए लगभग 1 साल तक, दक्षिण एशिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। दुनिया भर में ये डर था कि ये तनाव कहीं एक असली जंग में न बदल जाए और शायद एक परमाणु युद्ध में भी। अमेरिका समेत कई देशों ने दोनों के बीच तनाव कम करने के लिए काफी कोशिशें की। तो सवाल यह है कि इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? सच तो यह है कि ऑपरेशन पराक्रम अपने मुख्य मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। सेना को इकट्ठा करने में इतना समय लगा कि पाकिस्तान को भी तैयारी का पूरा मौका मिल गया। इसी तजुर्बे ने भारतीय सेना को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया और यहीं से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। ये एक ऐसी रणनीति है जिसका मकसद है भविष्य में तेजी से और निर्णायक हमला करना, बिना दुश्मन को संभलने का मौका दिया। इस हमले ने भारत को अंदर से भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक तरह का वेकअप कॉल था, जिसके बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े और स्थायी बदलाव किए गए। तो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, पोटा ये सबसे बड़ी कानूनी प्रतिक्रिया थी। इसने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत हथियार तो दिए, लेकिन इस पर नागरिक अधिकारों के हनन के भी बहुत आरोप लगे। ये कानून इतना विवादास्पद था कि इसे पास कराने के लिए संसद का एक विशेष संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा था और आखिरकार 2004 में इसे रद्द कर दिया। और जाहिर है, संसद भवन की सुरक्षा को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। अब वहां की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो गई। सीसीटीवी का जाल, बायोमेट्रिक एंट्री, गाड़ियों के लिए RFID टैग और जमीन से निकलने वाले हाइड्रोलिक बोलार्ड्स, ये सब उसी का नतीजा है। मकसद साफ था कि 2001 जैसी चूक दोबारा कभी ना हो। एक और बहुत बड़ा सुधार हुआ इंटेलिजेंस के लेवल पर। इस हमले ने दिखाया था कि हमारी अलग अलग खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक बनाया गया। इसका काम ये पक्का करना है कि सभी एजेंसियों के बीच जानकारी का लेन देन तेजी से और बिना किसी रुकावट के हो। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। चलिए देखते हैं कि इस हमले की विरासत आज भी हमें कैसे प्रभावित कर रही है और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। देखिए, 2001 के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि आतंकवाद का मुकाबला करना भारत की विदेश नीति के केंद्र में आ गया। अब भारत दुनिया के हर मंच पर सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा जोर जोर से उठाने लगा और ये हमारी कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन गया। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इतिहास कैसे गूंजता है। ठीक 22 साल बाद 2023 में उसी दिन संसद में एक और सुरक्षा चूक हुई। हाँ, ये कोई हिंसक हमला नहीं था, लेकिन इसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि दशकों के सुधार के बावजूद सिस्टम में कमजोरियां रह सकती हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। और हाँ, न्याय को लेकर जो बहस थी वो कभी खत्म नहीं हुई। अरुंधति रॉय जैसे आलोचकों की आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि अफजल गुरु का मामला आज भी भारतीय समाज में एक गहरी दरार का प्रतीक है। ये न्याय, प्रक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुछ बहुत मुश्किल सवालों को जिंदा रखता है। तो आखिर में 2001 का संसद हमला हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक देश आतंक से लड़ते हुए न्याय, सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाए? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और दुनिया भर के लोकतंत्र आज भी इसी चुनौती से जूझ रहे हैं। यही दुविधा शायद उस दिन की घटनाओं की सबसे स्थायी विरासत है।